चलिए आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कब टैक्सेबल होती है? इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कब टैक्सेबल होती है? जब रेंट मिलता है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मैंने घर किराए से लेके कुछ पैसा कमाया तो कहाँ टैक्सेबल होता है? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ध्यान रखना, घर बेच के वाला कवर नहीं होता। कौन सा वाला कवर होता है? किराए से लेके। हाँ, नोट्स आज अपलोड हो जाएंगे तो ध्यान रखना, वापस से सुन लो सब लोग मेरी बात। जब भी मैं अपने घर को किराए से लेके कुछ भी इनकम कमाता हूं उसको क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा ही है। अच्छा, एक और हेड अपन पढ़ चुके हैं, सैलरी। आपको पता है जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, कुछ भी अमाउंट मिलता है तो वो कहाँ मिलता है? कहाँ टैक्सेबल होता है? सैलरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बेटा, रिलायंस इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉय को बोनस पे कर रही है, बोनस, सैलरी नहीं, बोनस। रिलायंस इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉय को क्या पे कर रही है? बोनस पे कर रही है। आप मुझे बताओ कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी के अंदर होगा, क्योंकि कुछ भी, अच्छा गिफ्ट दिया तो भी सैलरी के अंदर होगा, हाँ या ना? तो बेटा आप लोग को क्या याद रखना है, अगर एम्प्लॉयर से कुछ भी मिला कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी के अंदर। ये बड़े बड़े टॉपिक से जो नए वाले बच्चे हैं आप लोग को बेटा ये देखने हैं, उसके बाद आपको समझ आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको दो टॉपिक्स बताए। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी कब? जब रेंट पे देके पैसा कमाया। सैलरी कब? जब एम्प्लॉयर से कुछ अमाउंट मिला। आप मुझे बताओ पीजीबीपी। अच्छा, अब सब इक्वल है। आप मुझे बताओ पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ कब इनकम टैक्सेबल होती है? बेटा मेरा कपड़ों का शोरूम है, मेरा क्लॉथ्स का शोरूम है, मैंने उसको बेच के पैसा कमाया तो कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी के अंदर। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूँ, मैंने अपने क्लाइंट से जो भी फीस अर्न करी वो कहाँ टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी के अंदर। आप समझ रहे हैं क्या? जो भी बिजनेस करके, बिजनेस बेटा हजारों टाइप के होते हैं मार्केट में, अगर मैं चाय बेच के भी पैसा कमा रहा हूं तो कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी। हाँ या ना? आप लोग सीएस बनने के बाद पैसा कमाओगे अगर सीएस की प्रैक्टिस से, कहाँ टैक्सेबल होगी? अगर एम्प्लॉयमेंट से कमाओगे तो, मतलब सीएस बनने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या? आप जॉब कर लो, तो अगर आप जॉब करोगे तो कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी के अंदर। लेकिन बेटा अगर आपने खुद का ऑफिस खोला, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी खुद की, तो कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी के अंदर। क्लियर है आप लोग को ये बात? पीजीबीपी सबको क्लियर है? अच्छा, एक और चीज क्या होती है? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन अगेन बेटा अभी बेसिक में तो अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रखेंगे, कुछ घर से रिलेटेड है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मुझे बताओ, हाउस प्रॉपर्टी को किराए से लेके पैसा कमाया, कहाँ टैक्सेबल हो रहा था? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। बेटा हाउस प्रॉपर्टी को बेच के अगर पैसा कमाया तो कहाँ टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन। समझ रहे हैं आप लोग? हाउस प्रॉपर्टी को जब मैंने किराए पे दिया तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और अगर हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया, कैपिटल गेन। यस और नो? बेटा 1 करोड़ रुपए का घर खरीदा था पिछले साल, इस साल मैंने 5 करोड़ रुपए का बेच दिया। पिछले साल 1 करोड़ का घर खरीदा, इस साल 5 करोड़ में बेच दिया, कितना कमा लिया? 4 करोड़ कमा लिए। कहाँ टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन के अंदर होगा। सबको क्लियर है मेरी बात? सबको क्लियर है? अच्छा, लास्ट एक और क्या होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अभी बेटा अपन यही वाला स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए ये ज्यादा रेलेवेंट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, मैंने इसको समझाने से पहले पूरे चारों क्यों समझाया आपको। आप मुझे बताइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या चीज आएगी? वेरी गुड, इससे परफेक्ट आंसर ही नहीं है। जो इनकम बेटा ऊपर दिए हुए, ऊपर कितने हेड गिवन है? एक दो तीन और चार। बेटा कोई इनकम अगर ऊपर 4 से बच गई तो बेटा कहाँ आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब ये क्या है? रेसिडुअल हेड है। ये क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, या तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, या सैलरी में आएगी, या पीजीबीपी, या कैपिटल गेन। और बेटा अगर इन 4 से किसी तरीके से बच गई तो कहां पर आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। सबको क्लियर है मेरी बात? मुझे बताओ, इंटरेस्ट, आपने बेटा पैसा लोन पे, आप लाला हैं, आपने पैसा लोन पे देके इंटरेस्ट कमाया, मुझे बताओ क्या वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा? क्या वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा?
सैलरी में पढ़ा तो था लेकिन कुछ इंटरेस्ट से रिलेटेड। अच्छा वो तो परकेज था, वो कुछ अलग था। हाँ या ना? अच्छा क्या वो पीडीवीपी के अंदर टैक्सेबल होगा? ध्यान रखना बेटा, अगर बैंक है तो पीडीवीपी के अंदर ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि बैंक का बिजनेस ही क्या है? समझ रहे हैं आप लोग? बेटा बैंक का बिजनेस ही है लोन देना। मतलब बैंक की बिजनेस की मेन इनकम क्या है? इंटरेस्ट। तो बैंक के केस में वो कहाँ टैक्सेबल होगा? पीडीवीपी। लेकिन मेरे केस में कहाँ टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? बेटा अदर सोर्सेज में दो व्यू पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब कोई इनकम पीडीपीपी में भी जा सकती है, अदर सोर्सेज में भी जा सकती है, डिपेंड करता है बिजनेस है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना लैपटॉप किराए पे दे दिया। क्या दे दिया? अब मुझे बताओ, अगर मैंने अपना लैपटॉप किराए पे दिया तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है? पक्का नहीं आ रहा है। क्या वो सैलरी के अंदर आ रहा है? क्या वो पीजीबीपी के अंदर आ रहा है? ध्यान रखना, पीजीबीपी में आ सकता है अगर मेरा बिजनेस ही लैपटॉप किराए से देने का है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा पीजीबीपी एक बड़ा हेड है, पीजीबीपी में कोई भी चीज आ सकती है अगर उस चीज का बिजनेस है तो। क्लियर है मेरी बात? तो अगर मेरा लैपटॉप किराए पे देने का ही बिजनेस है तो फिर कहाँ आएगा? पीजीबीपी। लेकिन बेटा एक नॉर्मल पर्सन जिसने कभी कभार दे दिया, उसके केस में कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब बेटा आपको आईएफओ इसमें पहले नहीं आना, आपको पहले चारों ऊपर के चारों हेड को टेस्ट करना है। क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में आ रहा है? क्या वो सैलरी में आ रहा है? क्या वो पीडीबीपी में आ रहा है? क्या वो कैपिटल गेन में आ रहा है? अगर चारों में नहीं आ रहा तो कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका नाम ही क्या है बेटा? अदर सोर्स। हाँ या ना? यस और नो? अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको गिफ्ट दिया, बेटा, मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, मतलब आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको गिफ्ट दिया, बताओ कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज अगर एम्प्लॉयर से मिल रही है तो हमेशा कहाँ आएगी? सैलरी के अंदर। तो अगर मैंने आपको कुछ भी गिफ्ट दिया एज अ एम्प्लॉयर तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। यस और नो? अच्छा मैंने आपको गिफ्ट दिया बेटा, इस बार मैं आपका क्लाइंट था, इस बार मैं क्या हूँ? आपका क्लाइंट। आपके क्लाइंट ने आपको गिफ्ट दिया, मुझे बताओ कहाँ आएगा? क्या वो सैलरी में आएगा? सैलरी में आएगा क्या क्लाइंट से मिला हुआ गिफ्ट? पीजीबीपी में आएगा या आईएफओएस? बेटा क्लाइंट से मिला हुआ गिफ्ट पीजीबीपी। ध्यान रखना, पीजीबीपी जब आप पढ़ोगे जब क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है क्लाइंट से मिला हुआ गिफ्ट कहाँ आएगा? पीजीबीपी। सीधी सी बात है बेटा, गिफ्ट अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिलता है, सुनिए मेरी बात, गिफ्ट अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिलता है तो सैलरी, गिफ्ट अगर बिजनेस की वजह से मिलता है तो पीजीबीपी। तो बेटा क्लाइंट से गिफ्ट क्यों मिलेगा? बिजनेस प्रोफेशन की वजह से। यस और नो? तो वो कहां पर आएगा? पीजीबीपी। और बेटा गिफ्ट मैंने आपको पर्सनल कैपेसिटी में दे दिया, आप मेरे फ्रेंड थे इसलिए मैंने आपको गिफ्ट दे दिया। कहाँ आएगा? अदर सोर्सेज। क्या वो आपको एम्प्लॉयर से मिला है? नहीं। क्या वो आपको क्लाइंट से मिला है? नहीं। तो किससे मिला है बेटा? एक जनरल गिफ्ट। समझ रहे हैं आप लोग? एक जनरल गिफ्ट बेटा कहां पर आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इतनी बात सबको क्लियर है? तो आपको पता है सिर्फ क्या समझ आना चाहिए बेटा, टोटल कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। पहला कौन सा होता है? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कब टैक्सेबल होगी? जब आपने घर किराए से दे दिया तो हाउस प्रॉपर्टी। जब आपने घर किराए से दे दिया तो इनकम कहां टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। सेकेंड हेड कौन सी है? सैलरी। सैलरी में इनकम कब टैक्सेबल होगी? जब आपको कुछ भी अमाउंट किससे मिल रहा है? एम्प्लॉयर से। अगर आपको कुछ भी अमाउंट किससे मिल रहा है? एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी के अंदर। अच्छा तीसरी हेड क्या है? पीजीबीपी। पीजीबीपी मतलब यहां पर कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? जो बिजनेस प्रोफेशन से कमाई हो या बिजनेस प्रोफेशन की वजह से कमाई हो। समझ रहे हैं आप लोग? दोनों। बिजनेस प्रोफेशन की इनकम भी कहां आएगी? पीजीबीपी। बिजनेस प्रोफेशन की वजह से कमाई हुई इनकम भी कहां आएगी? पीजीबीपी। सबको क्लियर है? अच्छा फोर्थ हेड कौन सा है? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कौन सी इनकम आएगी? बेटा घर अगर मैंने किराए से दिया था तो क्या था? हाउस प्रॉपर्टी। अगर मैंने घर किराए से दिया तो क्या था? हाउस प्रॉपर्टी। अगर घर बेच दिया तो कैपिटल गेन। क्लियर है आपको इतनी बात? और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कब आएंगे अपन? पहले चारों हेड को चेक करेंगे,
अगर चारों में नहीं आए तो कहाँ आएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। सबको क्लियर है मेरी बात? सबको क्लियर है? एक मैंने आपको लिस्ट दी हुई है। अच्छा ये देखिए आप, एनी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन। बेटा अगर इनकम ऊपर के चारों हेड में कवर नहीं हुई तो कौन से हेड में कवर होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। यही तो अपन इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, हाँ या ना? क्लियर है सबको? हर्ष क्लियर है? अगर इनकम किसी भी हेड में कवर नहीं हो रही, मतलब हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं गई, पीजीबीपी में भी नहीं गई, कैपिटल गेन में भी नहीं गई, सैलरी में भी नहीं गई, तो कहाँ आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक चीज आप लोग आंसर करना मेरी बात सोच के। बेटा मैं बोल रहा हूं वो इनकम है, अगर वो इनकम है तो क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए? सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं कि वो इनकम है तो क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए? अगर इनकम है तो टैक्स लगना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, यस और नो? तो बेटा अगर इनकम में सैलरी हो गया, नहीं कवर हुआ, हाउस प्रॉपर्टी भी हो गया, कवर नहीं हुआ, पीजीबीपी भी हो गया, कवर नहीं हुआ, और बेटा कैपिटल गेन भी हो गया, कवर नहीं हुआ, मतलब आपको क्या लगता है चार हेड हो चुकी हैं और ये इनकम कहीं भी कवर नहीं हुई, तो क्या इस पे टैक्स तो लगना चाहिए? आप कौन सी हेड के अंदर इसको पकड़ के टैक्स लगाओगे? समझ रहे हो ना? क्योंकि वो इनकम है बेटा, टैक्स तो लगना कंफर्म है। बस अपन हेड डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी वाली हेड के अंदर कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, हाँ या ना? कुछ मैंने आपको लिस्ट दे रखी है। मैंने क्या बोला? आइटम्स टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बेटा मैंने डिबेंचर्स में पैसा लगाया, आपको पता है डिबेंचर सुना है सबने? मैंने 9% डिबेंचर में पैसा लगाया, तो क्या 9% इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, हाँ या ना? तो क्या वो मेरी इनकम है? कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होना चाहिए? वो मेरी इनकम तो है, आई एग्री, लेकिन कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होना चाहिए? इनिशियली बेटा आपको क्या थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि वो सैलरी में कवर है या नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में है या नहीं, पीजीबीपी में है या नहीं, कैपिटल गेन में है या नहीं। अगर कहीं भी नहीं होगी तो कहाँ आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हाँ या ना? अच्छा मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आपको क्लियर है, अदर सोर्सेस, हाँ या ना? अच्छा बैंक इंटरेस्ट मिला, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट आपको मिला, ये कहाँ टैक्सेबल होगा? ये भी कहाँ होगा? अदर सोर्सेस, हाँ या ना? सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इंटरेस्ट मिला बैंक को, इस बार इंटरेस्ट मिला है बैंक को। इंटरेस्ट किसको मिला? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। आप लोन, आप सुनिए, बैंक आपको लोन देती है, आप बैंक को क्या पे करते हो? ईएमआई। तो ईएमआई के अंदर क्या रहता है? इंटरेस्ट, तो वो उसकी इनकम है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये आईएफओएस के अंदर जाएगा या पीजीबीपी के अंदर जाएगा? किसके अंदर जाएगा? रीजन, उसका तो बिजनेस ही है। तो आप जब हेड चेक कर रहे होंगे तो क्या उसका पीजीबीपी है वो चीज? क्या उसका बिजनेस है लोन पे देना, पैसा लैंडिंग पे देना, पैसा लैंड करना, क्या उसका बिजनेस है, हाँ या ना? तो बेटा अगर उसका बिजनेस ही है तो कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी? पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होना चाहिए कायदे से। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? सब लोग समझ रहे हैं? आपने रेंट पे प्लांटिंग मशीनरी दी, आपने रेंट पे प्लांटिंग मशीनरी दी, बताओ कहाँ टैक्सेबल होना चाहिए? अगर उस चीज का बिजनेस है, वेरी गुड, अगर उस चीज का आपका बिजनेस है, हो सकता है बेटा मेरा काम ही वो हो सकता है मेरा काम ही रेंट पे देना हो, हाँ या ना? तो मेरा बिजनेस है और इस केस में कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी। ध्यान रखना यहाँ पर एक आंसर नहीं है बेटा, यहाँ चीजें डिपेंड करेंगी, इसीलिए बोला रटना नहीं है, समझना है। क्लियर है आप लोग को? बेटा सैलरी अलग टॉपिक था, वहां पर चीजें याद करनी थी, क्योंकि अगर लिमिट्स याद नहीं थी तो दिक्कत हो जाती, लेकिन ये समझने वाला टॉपिक है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर चीजें डिपेंड कर रही हैं। अगर इंटरेस्ट मुझे मिला तो अदर सोर्सेस, लेकिन बैंक को मिला तो पीजीबीपी, हाँ या ना?
अगर रेंट, बेटा रेंट यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का कवर नहीं है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक हेड है। मैं कौन से रेंट की बात कर रहा हूँ? अदर रेंट, हाँ या ना? तो अदर रेंट का अगर आपका बिजनेस है तो पीडीवीपी, और अगर बिजनेस नहीं है तो कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपको मेरी बात क्लियर है? बेटा मैं आपको ऐसे कुछ चीजें देते जाऊंगा, आप सोच सोच के मुझे आंसर करिएगा। मैं चाहता हूं आपका पार्टिसिपेशन। मैंने आपको डिविडेंड दिया, आपको पता है डिविडेंड कब मिलता है? जब अपन कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो कंपनी हमको क्या देती है? कंपनी हमको कुछ पैसा देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? डिविडेंड के नाम से। यस और नो? बेटा कंपनी ने आपको, रिलायंस इंडस्ट्री ने आपको डिविडेंड दिया, रिलायंस इंडस्ट्री ने आपको क्या दिया? डिविडेंड। मुझे बताओ कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? आईएफओएस में, क्योंकि डिविडेंड लेने का आपका बिजनेस नहीं है, हाँ या ना? लेकिन इसी की जगह अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती तो पीडीपीपी में जा सकता था। यस और नो? बेटा यहां पर हर चीज के दो व्यू होंगे, समझ आ रहा है आप लोग को? अच्छा एक और चीज, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। आपने बेटा सट्टे वगैरह से पैसा कमाया, सट्टा समझते हैं सब लोग? आपने आईपीएल पे पैसा लगा दिया, विराट कोहली शतक मारेगा या नहीं मारेगा, हजार हजार रुपए की अपनी शर्त लगी बेटा, और आप जीत गए, क्या वो आपकी इनकम है? अगर आप जीत गए तो वो आपकी इनकम है, एग्री करेंगे इस बात से? और बेटा इनकम है तो क्या आपको टैक्स पे करना पड़ेगा या टैक्स पे करने की जरूरत नहीं? ऑब्वियसली बात है, अगर इनकम है तो इनकम टैक्स तो लगेगा, ये तो क्लियर है, हाँ या ना? तो अगर आपने विनिंग, आपने सट्टे वगैरह से पैसा कमाया, लॉटरी वगैरह से पैसा कमाया, तो लॉटरी वगैरह से अगर आपने पैसा कमाया, कहां टैक्सेबल होगा मुझे बताओ आप? ध्यान रखना आईएफओएस। अच्छा एक चीज, कोई ये मत सोचना कि सट्टे का मेरा बिजनेस है, बेटा आईएफओएस, ठीक है? यहां क्लियर है? अच्छा आपने वो मजनू भाई देखा है? मजनू भाई, वो पेंटिंग रहती है उसकी, हाँ या ना? अरे वो पेंटिंग नहीं, वो घोड़े वाला देखा है? घोड़े, आपने बेटा एक सेकेंड, आपने घोड़े पे पैसा लगाया, आप जीत गए। आप तो हेड बताओ कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? आईएफओएस के अंदर। मतलब किसी भी तरीके का सट्टा, किसी भी तरीके का सट्टा वगैरह आपने लगाया, कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? आईएफओएस। बेटा सीएस पढ़ते पढ़ते हम इतने मैच्योर हो गए कि हम केबीसी में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? केबीसी में जाके आपने 7 करोड़ रुपए जीत लिए, कहां टैक्सेबल होगा? आईएफओएस। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा आपको पता है 7 करोड़ जीतते हैं तो आते 7 करोड़ नहीं है, ये पता है क्या? कितना आता है? 30%। चलो मैं बता देता हूँ, ताकि आप जब जीतो तो आपको ऐसे झटका एकदम से वहां ना लगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड मेरी बात ध्यान से सुनो। अमन बेटा मैं बता रहा हूं ताकि तू जीते, तो तेरे को झटका एकदम से वहां ना लग जाए। बेटा तूने जीते कितने हैं? 7 करोड़। कितने जीते? एक सेक्शन है 194 बी, एक सेक्शन है 194 बी जो बोलता है कि टीडीएस डेटा करना पड़ेगा केबीसी वालों को 30% से। कितना? तो 7 करोड़ का 30% कितना होगा? 2.1 करोड़। मतलब तुम्हारे हाथ में आया कितना? 4.90 करोड़, हाँ या ना? तो आपके हाथ में उस टाइम पे कितना आएगा? 4 करोड़ 90 लाख रुपए। ध्यान रखना बेटा, ये मत समझना कि ये पूरा टैक्स हो चुका है। पूरे टैक्स में तो 30% तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है, कितना सरचार्ज लगेगा? 37%। और बेटा चार लिफाफे के अंदर रख के देना है 4%। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा 7 करोड़ में से आते हमारे पास बहुत कम है, मतलब बहुत कम तो नहीं आते, अच्छे खासे आते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि एकदम से वहां झटका ना लग जाए आप लोग को, नहीं तो अमिताभ बच्चन के सामने गिर पड़ो वहीं, ये क्या कर रहे हो? बचाने का कोई स्कोप नहीं है बेटा, बचाने का स्कोप लाखों तक रहता है, करोड़ों में तो सब स्कोप खत्म हो जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सबको क्लियर है? कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में। रेंटिंग वगैरह की अगर इनकम है, मैंने प्लांटिंग मशीनरी रेंट पे दी तो
अगर बिजनेस है तो पीडीपीपी, और बिजनेस नहीं है तो आईएफओएस। ये सो नो। अच्छा बेटा, इंटरेस्ट मुझे मिला है, एक इंसान को इंटरेस्ट मिला है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बेटा बैंक को इंटरेस्ट मिला है, पीडीपीपी। क्लियर है सबको? आपको डिविडेंड मिला, कहाँ टैक्सेबल होगा? ध्यान रखना, ये सब चीजें लॉजिकली याद रखनी है, रटने बटने वाला कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक ही चीज रटने वाली होगी, मैं बता दूंगा, बाकी सब चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है कि भैया दिमाग लगाना है मतलब उसमें। अच्छा, डिविडेंड के बाद क्या लिखा है? विनिंग। तो मैंने आपको अभी बता ही दिया बेटा, विनिंग वगैरह को कैजुअल इनकम बोलते हैं। पहली चीज क्या बोलते हैं? कैजुअल इनकम। और कैजुअल इनकम पे 30% फ्लैट रेट लगता है। ये क्या बोल रहा हूं मैं? कैजुअल इनकम पे कितना टैक्स लगता है? 30% फ्लैट। आप समझ रहे हैं ना? वैसे तो इंडिविजुअल को क्या लगता है? स्लैब रेट। लेकिन जब आप कैजुअल इनकम में पैसा जीतोगे तो गवर्नमेंट आपको पनिश करेगी बेटा, स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं देगी, डायरेक्ट कितना टैक्स देगी? 30% फ्लैट टैक्स लेगी। सबको क्लियर है मेरी बात? अच्छा, और अगर आपकी इनकम कुछ हद से ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा है, तो क्या सरचार्ज भी लग जाएगा? और बेटा ये जो आप टैक्स आपको पे करना है, क्या आपको पूरा लिफाफे के अंदर पे करना पड़ेगा 4% एचईसी के साथ? हाँ या ना? ऐसा ही है ना? तो आज के बाद आप लोग विनिंग वगैरह को कैसे याद रखेंगे? सट्टे वगैरह को कैजुअल इनकम। कौन सी इनकम? कैजुअल इनकम मतलब जो हर कभी नहीं होती। और बेटा जो हर कभी नहीं होती तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेस। यस और नो? और टैक्सेबल भी बेटा स्लैब रेट से होगी या उसका स्पेसिफिक अलग ही रेट है? उसका फ्लैट 30% है, अलग ही रेट है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? सबको क्लियर है? चलिए, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक अपन डिस्कस कर चुके हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन बैंक, अपन को बैंक से इंटरेस्ट मिला, कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाँ या ना? और बैंक को मिला होता तो पीडीपीपी, क्योंकि बैंक का बिजनेस है। यस और नो? अच्छा बेटा, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम समझते हैं क्या? बेटा मैंने टैक्स की बुक लिख दी, अब जैसे जैसे ये बुक बिकती है ना, 10 रुपए मुझे मिलते हैं। जैसे जैसे ये बुक बिकती जाती है, 10-10 रुपए मुझे मिलते जाते हैं। तो मुझे बताओ, इसी इनकम को क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। आपने भोपाल में केएफसी वगैरह देखे हैं? केएफसी कैसे वर्क करता है आपको पता है क्या? केएफसी बेटा एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ी फर्म है। मतलब कंपनी है, फर्म है, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बड़ा कुछ ब्रांड है। हाँ या ना? और बेटा वो आपको उसका नाम यूज करने के लिए आपसे पता है क्या चार्ज करता है? रॉयल्टी। क्या चार्ज करता है? तो अगर डीबी मॉल में केएफसी की ब्रांच है, केएफसी की फ्रेंचाइजी है, तो बेटा क्या ऐसी फ्री में है या फिर वो कुछ ना कुछ उसको पे करता है? जब भी वो है कुछ पे करता है। हाँ या ना? तो ध्यान रखना बेटा, वो इनकम क्या होती है? रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जो बुक्स वगैरह पे मिल रही है, या फिर जो फ्रेंचाइजी वगैरह पे मिल रही है, या फिर हो सकता है मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। कोई सा सॉफ्टवेयर का ऐसा एग्जांपल पता है आपको? बेटा मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, फोटोशॉप। सुना है नाम? एडोब फोटोशॉप। इस सॉफ्टवेयर को अगर मैं आपको रॉयल्टी पे दे रहा हूं, कैसे दे रहा हूं? मतलब मैं आपको सॉफ्टवेयर यूज करने को दे रहा हूं और आपसे बदले में क्या चार्ज कर रहा हूं? रॉयल्टी। तो बेटा रॉयल्टी मुझे बताओ, क्या हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाना चाहिए? रॉयल्टी क्या हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएगी या फिर सैलरी के अंदर जाएगी? पीजीबीपी, कैपिटल गेन। ध्यान रखना, रॉयल्टी हमेशा कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहाँ जाएगी? यहाँ पर ये मत सोचना कि रॉयल्टी लेने का बिजनेस है हमारा। बेटा रॉयल्टी हमेशा ही कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अच्छा एक चीज और बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। 3 केसेस आपको बताऊंगा, आप लोग को आंसर करने हैं। बेटा रिलायंस इंडस्ट्री ने सैलरी दी मिस्टर मास को। रिलायंस इंडस्ट्री के एम्प्लॉई है मिस्टर मास, उन्होंने सैलरी दी मिस्टर मास को। बताइए कहाँ टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम, अच्छा सॉरी, कहाँ टैक्सेबल होगी? सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी। हाँ या ना? बेटा जो बात बता रहा हूँ काम की बात है, ध्यान रखना आगे। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री ने मिस्टर मास को कुछ भी अमाउंट दिया, कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी के अंदर। एक पार्टनरशिप फर्म है,
एक पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को सैलरी दी, मैंने बताया हुआ है आपको, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने अपने खुद के पार्टनर को सैलरी दी, बताइए कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी के अंदर होगा, रीजन बताइए मुझे। वेरी गुड। आप बताइए, इसका ओनर ही कौन हूं मैं, क्या कोई खुद को सैलरी दे सकता है? तो क्या यहां पर कोई एम्प्लॉयमेंट है? क्या यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, या फिर ये और ये सेम ही लोग हैं? सेम ही लोग हैं, तो कोई खुद को सैलरी नहीं दे सकता, हाँ या ना? तो अगर बेटा दे भी रहे तो आप उसे कहां टैक्सेबल करोगे? पीजीबीपी के अंदर। नॉर्मली किसी इंप्लॉय को सैलरी मिलती है तो कहां टैक्सेबल होती है? इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन बेटा एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी अमाउंट मिला, कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी के अंदर। क्लियर है आपको? एक तीसरा केस बेटा, अगर ये बताया तो तीसरा वाला केस भी बताया ही होगा। एक तीसरा केस है बेटा, एमपी एमएलए। एमपी एमएलए समझते हैं ना बेटा? विधायक सांसद को सैलरी मिली है, विधायक सांसद को सैलरी मिली है, मुझे बताइए कहां टैक्सेबल होगा? कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। रीजन बताइए मुझे। मतलब देखिए, मुझे तो बस एक डाउट है, मेरे अकॉर्डिंग तो सैलरी में टैक्सेबल होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सुनिए, एक एक सेकेंड, मेरे अकॉर्डिंग तो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होना चाहिए। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप मुझे एक कोई बताइए। हाँ, कार्तिक बताएगा। ये एम्प्लॉय नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया है। सही बोल रहा है क्या? फोर हेड्स तो बेटा यहाँ देखना ही नहीं था, यहाँ पर सैलरी देखना है। क्या देखना है? अच्छा, फोर हेड्स देखेंगे अपन तो। बेटा यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। अपने मंत्री जी नहीं, अपने विधायक जी और अपने सांसद जी बोलते हैं हम किसी के नौकर नहीं है। क्या बोलते हैं? हम किसी के नौकर नहीं है बेटा। अगर नौकर को, सुनो मेरी बात, अगर नौकर को पैसा मिलता है तो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होता है, हम किसी के नौकर नहीं है, तो हमारा पैसा कहाँ टैक्सेबल होगा? बेटा सैलरी तो गई, सैलरी गई, हाउस प्रॉपर्टी में तो आ भी नहीं सकता, कैपिटल गेन में आ नहीं सकता, पीजीबीपी में आ नहीं सकता, बताइए कहाँ आएगा? हर्ष, बेटा रिलायंस इंडस्ट्री ने मुझे सैलरी दी, बेटा कहाँ आएगा? रिलायंस इंडस्ट्री ने मुझे सैलरी दी तो सैलरी में आएगा। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मैं पार्टनर हूं, उस पार्टनरशिप फर्म ने मुझे सैलरी दी। रीजन बेटा, लॉजिक। हाँ, क्योंकि बेटा जब तू सैलरी पड़ेगा ना, जब तुम लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिल रहा है, भाई एग्री करेंगे मेरी बात को, कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिलता है तो कहाँ टैक्सेबल होता है? सैलरी। लेकिन बेटा पार्टनर को पार्टनरशिप से जो पैसा मिलता है वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं मिल रहा, वो तो खुद ही एम्प्लॉयर है। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा वो कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी के अंदर। और तीसरा मैंने क्या बताया, एमपी एमएलए को सैलरी मिली, वो कहाँ टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेस। रीजन, 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 रीजन। हाँ, एमपी एमएलए को सैलरी मिली, सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी या किसी दूसरी हेड में टैक्सेबल होगी? आईएफओएस में टैक्सेबल होगी। रीजन बताइए बेटा, रीजन क्या है? सॉरी, मतलब वो एम्प्लॉय नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। सही बात है, क्लियर है आप लोग को? वापस से ध्यान से सुनना बेटा, गिफ्ट, गिफ्ट एम्प्लॉयर से मिला, कहां टैक्सेबल होगा? सब लोग ध्यान से सुनना, गिफ्ट एम्प्लॉयर से मिला, कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी। गिफ्ट बेटा क्लाइंट से मिला, कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी। गिफ्ट बेटा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिला, कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस। क्लियर है सबको? गिफ्ट मम्मी पापा से मिला, कहां टैक्सेबल होगा? गिफ्ट मम्मी पापा से मिला, कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज। गिफ्ट पड़ोसी से मिला, कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज। क्यों? सुनिए मेरी बात, सबको क्लियर है? गिफ्ट, बेटा गिफ्ट में तीन केसेस हैं, सबको क्लियर है?
पहला किससे मिला? एम्प्लॉयर से मिला, अगर एम्प्लॉयर से मिला तो सैलरी। दूसरा क्या है बेटा? क्लाइंट से मिला, अगर क्लाइंट से मिला तो पीजीबीपी। तीसरा बेटा अदर पर्सनल कैपेसिटी में मिला, पर्सनल रिलेशन की वजह से मिला, कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस। सबको क्लियर है मेरी बात? ऐसी बेटा सैलरी में भी तीन चीज, अगर एम्प्लॉयर से मिली, अगर एम्प्लॉयर से मिली तो सैलरी, अगर बेटा खुद को खुद से मिली मतलब पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से तो पीजीबीपी, और बेटा अगर एमपी एमएलए वगैरह को सैलरी मिली है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबको क्लियर है मेरी इतनी बात? एक लड़का है बेटा और एक ये वापस से लड़का ही बन गया। एक लड़का है और एक लड़की है, इन दोनों की क्या हो गई बेटा? इन दोनों की शादी पे इन लोगों को जो गिफ्ट मिले वो क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट। हाँ या ना? अब इसने एक क्वेश्चन पूछा, सर ये तो शादी एक बार हुई थी इसी लड़की से और इसी लड़के की, सर अगर ये लोग रिपीट, आजकल चल रहा है ना ऐसा, आजकल चल रहा है ऐसा। अरे मेरी बात सुनो, वापस से बेटा इन लोगों ने, ये शादी हुई थी 2020 में, 2040 में इन लोगों ने वापस से शादी कर ली, लड़का भी सेम है लड़की भी सेम है। अब इसका क्वेश्चन है, सर यहां पर तो गिफ्ट एग्जेम्प्ट था पहली वाली शादी में, दूसरी वाली शादी में गिफ्ट एग्जेम्प्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेटा यहाँ पर एक बार इनकी शादी हुई थी, इन लोगों ने वापस से शादी करी, लोग करते हैं कुछ कुछ लोग खुशी में, 20 साल होने के बाद, 25 साल होने के बाद। तो इधर मेरी बात ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स में एक प्रोविजन होते हैं गार। बेटा ये बोलते हैं कि अगर कोई चीज आप कर रहे हो जिसकी वजह से इनकम टैक्स वालों को नुकसान हो रहा है तो बेटा हम लॉ चेंज कर देते हैं, हम उस प्रोविजन को ही लात मार देते हैं। आप समझ रहे हैं ना? इस केस में जनरल एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट। बेटा कुछ कुछ एग्रीमेंट, कुछ अपने ट्रांजेक्शन होते हैं जिनको ये लोग लात मार देते हैं कि आपके ट्रांजेक्शन को हमने लात मार दी। तो यहाँ पर इनको पता है क्या लगेगा कि हम लोग ये टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग ये शादी क्यों कर रहे हैं, ताकि हम गिफ्ट ले पाए और टैक्स ना लगे। हाँ या ना? यस और नो? तो बेटा इस केस में अपन क्लेम तो करेंगे एग्जाम, लेकिन ये लोग है ना गार यूज करते हुए अपने प्रिंसिपल को लात मार देंगे, मतलब ये टैक्सेबल कर देंगे उस चीज को। फालतू का क्वेश्चन था, फालतू का क्वेश्चन। बताओ रॉयल्टी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेज। डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिली, पता है आपको क्या होती है? डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए एक फीस मिलती है, बेटा डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिली, कहाँ टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेज। सबको क्लियर है? बेटा डायरेक्टर्स को ऐसे, जब आप लोग आते हैं ना बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, तो अगर आप 2 बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करोगे तो आपको सपोज 1 लाख रुपए पर बोर्ड मीटिंग मिल रहा है, तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सिटिंग फीस। मतलब डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने की वजह से ये पैसा मिलता है, कहाँ टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में। अच्छा इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन भी था क्या? एक ही ऑप्शन था, सैलरी। मतलब आप सोच सकते थे, लेकिन बेटा ध्यान रखना डायरेक्टर सेटिंग भी कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। हाँ या ना? अच्छा एग्रीकल्चर इनकम कहां टैक्सेबल होगी? एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जिम्ट होती है, वेरी गुड। सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात कान खोल के, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? फुली एग्जिम्ट होती है। हाँ या ना? लेकिन बेटा एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में फुली एग्जिम्ट होती है, अगर आपने एग्रीकल्चर पाकिस्तान में आपकी जमीन है वहां पर जाके आपने खेती करी तो वो एग्जिम्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? बेटा अगर मिस्टर माज इंडिया में, ये इंडिया है हमारा, अगर इंडिया में इनकी लैंड है और इंडिया में एग्रीकल्चर करते हैं तो ये क्या है? एग्जिम्ट, तो हम इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन बेटा मिस्टर मास की लैंड अगर अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान में जमीन पे जाके इनने आलू उगाए, तो मुझे बताओ अब टैक्स लगेगा या अब टैक्स नहीं लगेगा? बेटा बारीक पॉइंट है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम एग्जिम्ट तो है लेकिन लैंड इंडिया में होना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम ही बोला मैंने, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में आपको पता है क्या देगा? एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका। आपने कमाया क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। आपने बेटा, आप किसान हो लेकिन आप इंडिया के किसान नहीं हो, आप कहाँ के किसान हो? श्रीलंका।
तो क्या वो इंडिया में एग्जेम्प्ट होगा? नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर लैंड इंडिया में सिचुएटेड है, उस पर आपने एग्रीकल्चर इनकम करी तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर लैंड इंडिया के बाहर है तो वो टैक्सेबल है। क्लियर है मेरी बात? बेटा एग्जाम में वो आपको ऐसे ही पॉइंट देगा, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन मलेशिया, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? मजा नहीं आया? एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? तो एग्जेम्प्ट कब होती है? मतलब क्या ऐसा ऐसा कह सकते हैं? देखो यहां पर मैं कुछ बना रहा हूं, बताइए ये सही है क्या? एग्रीकल्चर इनकम मैंने कमाई इंडिया में कमाई, तो ये क्या है? एग्जेम्प्ट। हाँ या ना? और बेटा एग्रीकल्चर इनकम मैंने कमाई कहां पर? नेपाल में। एग्रीकल्चर इनकम कहां पर जाके कमाई? नेपाल। ये बताइए एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? टैक्सेबल होगी, हाँ या ना? अच्छा टैक्सेबल होगी तो आप मुझे हेड बता दीजिए, कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर है आपको? सबको क्लियर है ये चीज? अच्छा इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इस पे आते हैं बाद, एक मिनट इस पे आएंगे, रुको। इस पे अभी 2 मिनट आते हैं। मुझे पॉइंट नंबर 10 रीड करो आप लोग। पॉइंट नंबर 10 क्या है? सैलरी ऑफ एमपी एमएलए एमएलसी। एमपी एमएलए मतलब अदर सोर्सेज, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेटा इस पे स्टार मार्क करा है, थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है, और खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा, उन लोगों को थोड़ी सी इस पॉइंट में दिक्कत आएगी। इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड। बेटा इनकम टैक्स आपने ज्यादा पे कर दिया था तो रिफंड आता है वापस, और जब वापस आता है तो विद इंटरेस्ट आता है। कैसे आता है? बेटा ऑब्वियसली बात है, वो इनकम है आपकी, और इनकम है तो टैक्स तो लगेगा। ये क्लियर है, हाँ या ना? मेरी बात ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनना। बेटा आपकी इनकम थी 12 लाख रुपए। कितनी इनकम थी? 12 लाख रुपए की आपकी इनकम थी। अगर आप इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना तो टैक्स आता है 1,79,400 रुपीज। चेक कर लीजिए एक बार, कैलकुलेट करिए 12 लाख पे टैक्स कितना आता है। सही है, हाँ या ना? अब बेटा आपको टैक्स पे कितना करना था? 1,79,400 रुपए। बेटा आपने 2 लाख रुपए पे कर दिया। कितना ज्यादा पे कर दिया मुझे बताओ? 20,600 रुपए ज्यादा पे कर, टैक्स पे इतना करना था पे, और आपने पेड इतना कर दिया। मतलब जितना पे करना था उससे ज्यादा आपने टैक्स पे कर दिया, हाँ या ना? अरे भाई हो सकता है क्या ऐसा? टैक्स पे करना अपनी मर्जी होती है, कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते, ध्यान रखना। देते हैं, वापस देते हैं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपने 2 लाख जमा कर दिए, जबकि जमा कितने करने थे? 1,79,400। मतलब आपने कितना ज्यादा कर दिया? 20,600 रुपए। तो ये 20,600 रुपए का आपको रिफंड आएगा आपके बैंक अकाउंट में। क्या आएगा? 20,600 का रिफंड। और बेटा ये जो रिफंड आएगा ना, इस पे आपको 0.5% पर मंथ और पार्ट दे रहा हो। मतलब अगर एक महीने में एक दिन भी है तो पूरा 0.5% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको। कितने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 0.5% पर मंथ। हाँ बेटा इतना सा 0.5% पर मंथ। इतने से के पीछे लॉजिक है, क्योंकि पहले बड़े बड़े लोग क्या करने लगे थे, पहले ये लोग 12 या 15% देते थे, तो वो लोग है ना एडवांस में 2-3 करोड़ जमा कर देते थे, टैक्स कुछ होता नहीं था, ताकि इंटरेस्ट मिल जाए उनको। तो बेटा हम क्योंकि इंडियन है तो हमारी गवर्नमेंट, हम तेज चलते हैं तो हमारी गवर्नमेंट हमसे तेज चलती है। तो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। 1,79,400 रुपीज का आपका क्या आ रहा था? टैक्स पेबल। आपने पे कितना कर दिया? ज्यादा। तो जितना ज्यादा करा उतना आपको क्या मिलेगा? रिफंड। रिफंड सूखा सूखा मिलेगा या वो विद इंटरेस्ट मिलेगा? विद इंटरेस्ट मिलेगा। 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। बेटा पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब होता है अगर एक दिन भी हो गया तो पूरे महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ बिल्कुल, समझ रहे हैं आप लोग? पार्ट ऑफ दी मंथ का मतलब क्या होता है? अगर एक महीने में एक दिन भी हो गया तो उस पूरे महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर मिल रहा है बेटा, आगे 50 जगह पे अपन को देना है, वहां पर भी पार्ट ऑफ दी मंथ ही होता है।
तो अगर एक दिन भी हो जाता है तो इंटरेस्ट पूरे महीने का लगता है, ये तो सभी जगह है इनकम टैक्स में। क्लियर है आपको मेरी बात? तो यहाँ पर आपको जो रिफंड मिलेगा बेटा, ये टैक्स, इस पे टैक्स लगेगा क्या? ये 20,600 रुपए तो आप ही का अमाउंट है, आपको वापस मिला, ये कोई इनकम है क्या? ये इनकम ही नहीं है। वेरी गुड, ये इनकम नहीं है, इसलिए इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बेटा आपको ये जो इंटरेस्ट मिला, ये तो आपकी इनकम है। ये जो इंटरेस्ट मिला ये तो आपकी इनकम है, हाँ या ना? अरे भाई एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे बताओ, ये इनकम है या नहीं? ये, क्योंकि आप ही का पैसा आपको वापस मिल जाएगा तो दैट इज नॉट योर इनकम। लेकिन बेटा आपको अगर फिर इंटरेस्ट मिल गया तो जो इंटरेस्ट मिला वो तो आपकी इनकम है, कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर है आपको मेरी बात? इतनी सबको क्लियर है ये चीज? तो यहां पर क्या लिखा था? इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा, एक और क्या है? इनकम ऑन एनी इन्वेस्टमेंट। बेटा आपने शेयर्स में पैसा लगाया था, एक सेकेंड, आपने शेयर्स में पैसा लगाया था तो आपको क्या मिला था? डिविडेंड। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो ना तो आपको इनकम मिलती है। मतलब शेयर्स, शेयर्स के केस में जिसको आप डिविडेंड बोलते हैं, म्यूचुअल फंड के केस में उसको अपन इनकम बोलते हैं, इनकम, इनकम ही बोलते हैं मतलब। तो वो उसी इनकम की बात हो रही है। अगर आपको किसी और इन्वेस्टमेंट पे इनकम मिली, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड ने मुझे डिविडेंड दिया, तो बेटा उसको डिविडेंड नहीं बोलता, क्या बोलते हैं? इनकम। तो वो कहां टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बेटा ये एक चीज सुनना, अगर इन्वेस्टमेंट करने का अगर आपका बिजनेस होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा LIC या फिर फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स वगैरह, उनका तो इन्वेस्टमेंट करने का ही बिजनेस है, हाँ या ना? तो उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे मिली हुई इनकम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल नहीं होगी, PGBP के अंदर टैक्सेबल होगी। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो मैंने आपको जितनी भी आज बात बताई है ना, एक बार वापस से रिवाइज करिए, एक सेकेंड ध्यान रखना। आपको ये चीजें ना बिना बिना रिवीजन के याद रहना चाहिए अगली बार। एक एक चीज है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आप लोग आंसर करना। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अदर सोर्सेस, यस और नो? अच्छा, रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, तो यहां पर भी यही लिखा है, रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। वैसे तो IFRS, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? अगर बिजनेस है तो PGBP, हाँ या ना? अच्छा, डिविडेंड ऑन शेयर, IFRS, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा, IFRS, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एंड लोन गिवन। एक सेकेंड, मैं इसको एक केस बना के पूछूंगा। बेटा मैंने आपको लोन दे दिया, आप लोग मेरे स्टूडेंट थे CS एग्जीक्यूटिव के, मैंने आप लोगों को लोन दे दिया 100 रुपए का, उस पर जो आपने मुझे इंटरेस्ट पे करा, कहां टैक्सेबल होगा? IFRS। मेरे पास 200 रुपए थे, 100 मैंने आपको दे दिए, उस पर इंटरेस्ट मिला, कहां टैक्सेबल होगा? IFRS। बेटा बचे हुए 100 रुपए की FD बनवा दी, उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, वो कहां टैक्सेबल होगा? वो भी IFRS के अंदर होगा, हाँ या ना? कोई सा भी इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर है सब लोगों को ये बात? अच्छा, रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम IFRS, डायरेक्टर सिटिंग फी IFRS, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया, हर्ष एग्रीकल्चर इनकम बेटा इंडिया में एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल है। कौन सा हेड? IFRS। IFRS का फुल फॉर्म क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ध्यान रखना, बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, बहुत ही इजी टॉपिक। अच्छा, इसके अलावा डायरेक्टर सिटिंग फी कहां टैक्सेबल होगा? IFRS। सैलरी ऑफ MP MLA MLC कहां टैक्सेबल होगा? IFRS में टैक्सेबल होगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, बेटा इनकम टैक्स रिफंड में खास बात आपको याद रखनी है, रिफंड के अमाउंट पे TDS, रिफंड के अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, इंटरेस्ट टैक्सेबल है। और कौन सी हेड में टैक्सेबल है? IFRS। इनकम ऑन एनी इन्वेस्टमेंट, ये भी कहां टैक्सेबल होगा? IFRS, हाँ या ना? गिफ्ट, बेटा गिफ्ट में 3 केसेस, सबसे इंपॉर्टेंट तो गिफ्ट है। गिफ्ट में 3 केसेस, अगर एम्प्लॉयर से मिला तो सैलरी, अगर क्लाइंट से मिला तो PGBP,
अगर पर्सनल कैपेसिटी में मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा, सैलरी में भी तीन चीजें काम की है। अगर एम्प्लॉयर से सैलरी मिली तो सैलरी, अगर एम्प्लॉयर से मिली तो सैलरी, और बेटा अगर एम्प्लॉयर से नहीं मिली किससे मिली? पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर को मिली। पीजीबीपी क्योंकि हम नौकर नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। और बेटा अगर एमपी एमएलए एमएनसी को मिली तो भी। अच्छा, वहां पर पीजीबीपी में भी मत जाना, वहां कहां जाना पड़ेगा आपको? अदर सोर्सेस। सबको क्लियर है? आपको गिफ्ट मिला बेटा, गिफ्ट। ये भी अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि गिफ्ट में तीन केसेस हो जाएंगे। पर्सनल कैपेसिटी वाला यहां आएगा, हाँ या ना? आप बताओ मुझे, मिसेस मार्ज ने गिफ्ट दिया, कहां आएगा? मिसेस मार्ज मेरी कस्टमर है। क्लियर? आप लोगों को क्लियर है ना? बेटा पर्सनल कैपेसिटी में मिला हुआ कहां आएगा? अदर सोर्सेस। अच्छा, एक और चीज सुनना, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन होता क्या है पता है आपको? बेटा सरकार ये ब्रिज बना रही थी, ये ब्रिज बना रही थी, सामने ये अमन का घर आ गया। अब बताओ, सरकार ब्रिज बना रही है तो सरकार तो ब्रिज बनाएगी, भले ही अमन के ऊपर से बना दे, हाँ या ना? तो बेटा अब सरकार पता है क्या करेगी? बेटा मजाक में मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। सरकार कुछ कर रही थी, कुछ रोड बना रही थी, ब्रिज बना रही थी, रेलवे बना रही थी, कुछ भी कर रही थी। आपकी प्रॉपर्टी बीच में आ गई तो आपकी प्रॉपर्टी को बेटा उठा के ले जाएगी, कंपलसरी एक्वायर कर लेगी। क्या कर लेगी? कंपलसरी एक्विजिशन करने का मतलब आपने अपनी मर्जी से उस चीज को बेचा है या सरकार ने छीन ली आपसे? सरकार ने छीन ली आपसे, हाँ या ना? तो बेटा जब सरकार आपसे छीनती है ना तो आपको कंपनसेशन पे करती है। सपोज उसने अमन को 1 करोड़ रुपए पे करे, तो बेटा ये 1 करोड़ रुपए क्योंकि घर से रिलेटेड है, तो क्या इसमें कैपिटल गेन पिक्चर में आ सकता है? पढ़ा नहीं है बेटा, कैपिटल गेन पिक्चर में आ नहीं सकता, आएगा, मैं बता रहा हूं आपको, आएगा ही। क्लियर है? पढ़ेंगे कैपिटल गेन, पढ़ेंगे कैपिटल गेन, पिक्चर में आएगा ही, अभी उससे मतलब नहीं है। अभी मतलब ये है बेटा, कंपनसेशन देने में गवर्नमेंट ने 5 साल लगा दिए, तो क्या 5 साल का इंटरेस्ट भी देगी गवर्नमेंट? तो बेटा इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट इनकम है? क्या इंटरेस्ट इनकम है, हाँ या ना? और बेटा आप लोगों ने देखा कि सभी इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल हो रहा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये और नो? तो बेटा ये वाला इंटरेस्ट भी कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन खास बात है 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन। खास बात क्या है यहाँ पर? मतलब अगर गवर्नमेंट ने आपको 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया तो बेटा टैक्सेबल 5 लाख होगा। वैसे इंटरेस्ट पूरा टैक्सेबल होता है, हाँ या ना? बताइए, बैंक से अगर आपको इंटरेस्ट मिला 50,000 रुपीज, तो पूरा 50,000 क्या होता है? टैक्सेबल। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन बेटा कंपलसरी एक्विजिशन वाले केस में गवर्नमेंट ने आपको 50% का क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। मतलब गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है। तो अगर मुझे बताइए, मैंने आपको 50 लाख रुपए का, मैं गवर्नमेंट हूं बेटा, मैंने आपको 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, कितना टैक्सेबल होगा? मैंने आपको 50 लाख रुपीज का इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, कितना टैक्सेबल होगा? 25 लाख रुपए। ध्यान रखना बेटा, वैसे तो 50 लाख पूरा टैक्सेबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये लिखा है ब्रैकेट में एरर, 50% डिडक्शन। क्लियर है आपको मेरी बात? अच्छा, आपको पता है क्या समझ आना चाहिए? कोई भी इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होता है? अदर सोर्सेस। सभी इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होते हैं? अदर सोर्सेस। तो बेटा ये वाला इंटरेस्ट जो कि है कैपिटल गेन से रिलेटेड, लेकिन ये भी कहाँ टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस। और कितना टैक्सेबल होगा? 50%। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया, कितना टैक्सेबल होगा? क्लियर है आपको? बेटा ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट काम का है, इस पॉइंट में ध्यान रखना। इस पॉइंट में खास बात ध्यान रखना कि 50% का क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्लियर है आपको? सबको क्लियर है मेरी बात? अच्छा, इसके ऊपर पॉइंट नंबर 13 में क्या लिखा है? अमाउंट रिसीव्ड अंडर फैमिली पेंशन। बेटा फैमिली पेंशन क्या होती है, किसी को पता है?
एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। बेटा रिलायंस इंडस्ट्री का एम्प्लॉय मैं हूं, रिलायंस इंडस्ट्री का एम्प्लॉय कौन था? मिस्टर माज। सुनो मेरी बात, अरे लेटे नहीं है, निपट गए, क्या हो गया? निपट गए तो मुझे बताइए क्या पेंशन मिलती होगी? बेटा अगर सुनो मेरी बात, रिलायंस इंडस्ट्री का एम्प्लॉय कौन है? मिस्टर माज। बेटा मिस्टर माज रिटायर हो गया, उसको पेंशन मिल रही है, तो वो तो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होती है, आपको पता है, हाँ या ना? लेकिन ये फैमिली पेंशन की बात हो रही है बेटा, फैमिली पेंशन मतलब आप निपट गए। अब बताओ ये निपट गए तो इधर जो चुन्नू मुन्नू होंगे इन लोगों को पेंशन मिलेगी, हाँ या ना? बेटा इस पेंशन को फैमिली पेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फैमिली पेंशन। सबको क्लियर है फैमिली पेंशन बोलते कैसे हैं? बेटा अगर पेंशन मुझे ही मिल रही है मेरे एम्प्लॉयर से तो वो तो सैलरी में जाती है, लेकिन अगर मेरी फैमिली को मिल रही है, आपको पता है फैमिली को कब मिलेगी? जब मैं नहीं रहूंगा, हाँ या ना? तो उस केस में फैमिली पेंशन कहाँ टैक्सेबल होगी मुझे बताओ? आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगी, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा डिडक्शन है। जितनी पेंशन आपको मिली उसका 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस आपको करना पड़ेगा, और उतना आपको क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। फैमिली पेंशन, अभी इसको छोड़ो, मुझे देखो इधर, फैमिली पेंशन कहाँ टैक्सेबल होगी पहले तो हेड बताओ मुझे? अदर सोर्सेज में होगी, हाँ या ना? बेटा अदर सोर्सेज में होगी, अगर ये आपको कंफर्म है तो अब मैं ये बता दूं आपको कि कितनी होगी। फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज में होगी, ये तो क्लियर है। बेटा कितनी होगी? जितनी मिली उसका 1/3 या फिर 15,000 विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताना। एग्जांपल बेटा फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन आपको मिली 1,00,000 रुपए, फैमिली पेंशन 1,00,000 रुपए मिली, पहले तो ये बताओ कौन सी हेड में टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मुझे बताओ कितनी टैक्सेबल होगी? 15,000 टैक्सेबल होगी। ध्यान रखना बेटा, एग्जेम्प्ट बोला मैंने, क्या बोला? तो यहां पर पेंशन मिली कितनी है? 1,00,000 मिली कितनी है? बेटा इस 1,00,000 में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा लोअर ऑफ टू का। लोअर ऑफ टू में पहली चीज क्या है? 1/3, 1/3 मतलब 333, हाँ या ना? और 15,000 विच एवर इज, तो बेटा लोअर क्या आएगा? मतलब एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? तो टैक्सेबल कितनी होगी? 85,000, हाँ या ना? सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात वापस से, आपको फैमिली पेंशन मिली, क्या मिली? कहां पर टैक्सेबल होगी? कितनी टैक्सेबल होगी? एग्जेम्पशन मिलेगा लोअर ऑफ टू का। एग्जेम्पशन किस चीज का मिलेगा? लोअर ऑफ टू का। पहली चीज क्या? 1/3 ऑफ पेंशन। दूसरी चीज क्या? 15,000 विच एवर इज, बेटा विच एवर इज लोअर, पता है अगर यहाँ पर विच एवर इज लोअर लिखा है ना, इसका मतलब आपको समझ आए या नहीं आए मैं आपको बता दूं। समझ आए तो ध्यान रखना, नहीं आए तो छोड़ देना। यहाँ पर विच एवर इज लोअर का मतलब है मैक्सिमम 15,000 की एग्जेम्पशन। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा अगर 15,000 से कम है तो कम मिलेगी, लेकिन अगर 15,000 से ज्यादा है ऊपर वाला तो भी आपको तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? मतलब किसी भी केस में 15,000 से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, हाँ या ना? अरे ये सो नो। हर्ष क्लियर है बेटा? क्या क्लियर है मुझे बता? पेंशन में पेंशन कहाँ टैक्सेबल होगी पहले तो ये बता? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, कितनी टैक्सेबल होगी? क्या कुछ बेनिफिट है उसमें? अच्छा ये कौन सी पेंशन है? ध्यान रखना, फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, फैमिली पेंशन। सब लोग ध्यान रखना, नॉर्मल पेंशन नहीं, फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? लोअर ऑफ टू। पहली चीज क्या है? 1/3 ऑफ पेंशन। जितनी पेंशन मिली उसका क्या? 1/3 हिस्सा। हर्ष बेटा याद करते जाना साथ में, 1/3 ऑफ पेंशन, और उसको किससे कंपेयर करोगे? 15,000 विच एवर इज क्या? विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा, हाँ या ना?
सबको क्लियर है मेरी बात? सबको क्लियर है? तो बेटा मुझे इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होता है? इंटरेस्ट कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हाँ या ना? अच्छा, इंटरेस्ट तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। दूसरी अपन बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, वो भी टैक्सेबल तो आईएफओएस में होगा, लेकिन वहां पर खास क्या है? 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब 50% का बेनिफिट मिलता है अपन को, वो खास बात है। क्लियर है सबको? अच्छा, एक और चीज बेटा, जितनी भी चीज आज अपन ने पढ़ी सभी टैक्सेबल थी आईएफओएस के अंदर, हाँ या ना? दो चीजें खास थी। पहली चीज इंटरेस्ट ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, डिडक्शन कितना मिलेगा? वन बाय थर्ड नहीं, एक सेकेंड, 50%। कितना मिलेगा? 50% का, हाँ या ना? और बेटा एक और चीज खास क्या पड़ी? फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन मतलब अपन निपट लिए, अपन निपट लिए तो पेंशन किसको मिलेगी? फैमिली को मिलेगी। तो बेटा फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वो फैमिली के लिए टैक्सेबल होगी। पहली बात क्या होगी? टैक्सेबल होगी, लेकिन कुछ अमाउंट उसका एग्जेम्प्ट रहेगा। कितना? 1/3 ऑफ पेंशन या फिर 15,000, विच एवर इज लोअर। 1/3 ऑफ पेंशन को आपको किससे कंपेयर करना है? 15,000 से, और विच एवर इज क्या लेना है? लोअर लेना है। बेटा सब लोग आंसर करना जो पूछूंगा। मुझे बताओ कब इनकम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होती है? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो सैलरी, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मतलब अगर मैं रिलायंस में नौकरी कर रहा हूँ, नौकर हूं, क्या हूं? रिलायंस में, सुनो मेरी बात, हाँ एम्प्लॉय बोल देते, नौकर अच्छा नहीं लग रहा। मैं रिलायंस में एम्प्लॉय हूँ बेटा, क्या हूँ? और रिलायंस मुझे कुछ पे करती है तो क्या सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा? एब्सोल्युटली क्लियर सबको? लेकिन बेटा पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिली, नाम उसका भी सैलरी है। पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिली, पीजीबीटी, ध्यान रखना बेटा, उसका नाम ही सैलरी है, वो सैलरी नहीं है। ध्यान रखना, उसका सिर्फ नाम सैलरी है, वो सैलरी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? क्योंकि बेटा कोई खुद को सैलरी कैसे दे सकता है? कोई खुद का नौकर कैसे हो सकता है, हाँ या ना? तो बेटा अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी अमाउंट मिला, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीटी। एब्सोल्युटली क्लियर एवरीवन? एक और पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एमपी एमएलए एमएलसी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, क्या है बेटा? नौकर नहीं है, ध्यान रखना। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। नौकर हम है, नौकर आप और मैं है। वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया नहीं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया। क्या है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया। मुझे बताओ, उनको सैलरी नहीं मिलती? उनको भी सैलरी है साला, उनको भी क्या मिलती है? सैलरी। अपन से ज्यादा ही मिलती है, लेकिन टैक्सेबल कहाँ होगी? सैलरी में नहीं होगी, कहाँ होगी? अदर सोर्सेस। सबको क्लियर है मेरी बात? ये सबको क्लियर है? अच्छा, बेटा ये जो अलाउंसेस तुम लोगों के लिए टैक्सेबल है ना, उनको एग्जेम्प्ट है। छोड़ तू, उसमें उलझ मत, तू उसमें मत उलझ। उनको अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है, वहां पर बोला हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनको 2-3 अलाउंसेस मिलते हैं, पूरे एग्जेम्प्ट है। उनको छोड़ो बेटा, वो अलग लोग हैं, अपन अलग है, अपनी अलग है ना, अपन अलग इंडिया के लोग, वो अलग इंडिया के लोग हैं। अब मेरी बात सुनो वापस से ध्यान से। सैलरी सबको क्लियर है? सबको एब्सोल्युटली क्लियर है? सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, दैट मींस सैलरी। और बेटा इसके दो एक्सेप्शन जो बताए, वो एक्सेप्शन नहीं है, वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही नहीं है। जैसे कि पार्टनर वाला केस, दूसरा कौन सा वाला? एमपीएमएल एमएलसी वाला केस। सेकंड हेड कौन सी होती है? हाउस प्रॉपर्टी। यहां पर मैं आपको एक केस स्टडी दूंगा। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको सैलरी सबको क्लियर है? ध्यान रखना बेटा, आज जो बात कर रहे हैं ना, ये बात अपन प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात। ठीक है, अपन अपने नोट्स और पढ़ाई तक सीमित नहीं है आज। सैलरी सबको क्लियर है? पढ़ने आए ही नहीं है आज, सैलरी सबको क्लियर है? सेकंड मुझे बताओ, एक घर है, एक मैं आपको केस स्टडी दूंगा बेटा, देखना पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं होगी आज। एक मैं आपको घर दूंगा, एक मैंने आपको घर दिया, ये एक घर है। इस घर को आपने बेटा किराए पे चला दिया।
बताओ कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? इस घर को किराए के अंदर चला दिया, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाँ या ना? एग्री करेंगे सब लोग? बेटा पढ़ चुके हैं हाउस प्रॉपर्टी, जितने नहीं पढ़ा वो फालतू में एग्री कर रहे हैं। बेटा पहले पढ़ेंगे फिर एग्री करेंगे, ठीक है? अभी ध्यान रखेंगे, अगर आपने घर को, ये घर है बेटा, इसका नाम देख लो, नाम लिखा है इसका घर। अगर आपने हाउस नंबर 1, अगर आपने हाउस नंबर 1 को रेंट पे दे दिया तो बेटा कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? क्या सैलरी है ये? क्या सैलरी है ये क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे ही कुछ होता था, हाँ या ना? ये सो दो, जो पढ़ चुके हैं उनको तो बिल्कुल क्लियर है, ऐसे ही कुछ होता है। बेटा इस जड़ को ही बेच दिया, इस घर को ही बेच दिया, सेल कर दिया, इसको क्या कर दिया? अब मुझे बताओ, सेल करके 1 करोड़ का घर 5 करोड़ में बेच दिया, लूट लिया किसी को। अब बताओ, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन पक्का? पक्का? आप बिल्डर हो बेटा, आपका काम है घर बेचना। अभी तो आप बोल रहे थे कैपिटल गेन और पक्का था बिल्कुल। आप मेरी बात समझिए, मेरी भावनाओं को समझिए बेटा, यहाँ पर चीजें ट्विस्ट है सब जगह, समझ रहे हैं आप लोग? बेटा उस घर को जिसको मैं बेच देता हूँ तो कैपिटल गेन, लेकिन एक बिल्डर बेच देता है तो पीजीबीपी। यस और नो? अरे हाँ या ना? सबको क्लियर है मेरी बात? तो बेटा अगर आपने जिस घरों में आप रहते हैं अगर उन घर को बेच दिया, नया बंगलो लेंगे अपन और बड़े बड़े, तो बेटा वो बेच दिया अपन ने, मुझे बताओ कैपिटल गेन हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। लेकिन बेटा एक मास बिल्डर ने बेच दिया, तो मास बिल्डर के लिए वो क्या स्टॉक है? इतना बड़ा स्टॉक होता है क्या यार? होता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये मत समझना स्टॉक छोटा होता है बेटा, स्टॉक में शिप्स भी आती है, शिप्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। प्लेन तो बहुत छोटा होता है, शिप बहुत बड़ी होती है। तो बेटा ध्यान रखना सब लोग, अगर मैंने एक घर बेच दिया तो अगर वो मेरे लिए रेसिडेंशियल, मतलब मेरा काम घर बेचना नहीं है, उस केस में वो मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल एसेट। लेकिन बेटा वही घर अगर एक बिल्डर ने बेचा तो उसका काम ही क्या था? वो घर बेचना। ये सुनो, वो प्लॉट्स बेचना, वो फ्लैट्स बेचना, वो बंगलोज बेचना, वो डुप्लेक्सेस बेचना, किसका काम था? बिल्डर। तो बिल्डर अगर बेचेगा तो क्या होगा? पीजीबीपी। बिल्डर बेचेगा तो कैपिटल गेन नहीं होगा, बिल्डर बेचेगा तो क्या होगा? पीजीबीपी। यस और नो? और बेटा बिल्डर ने नहीं बेचा, किसने बेच दिया? आप और मैंने बेच दिया, तो क्या होगा? कैपिटल गेन। बेटा बेचा नहीं, किराए पे दे दिया, तो क्या होगा? आई थिंक मैं क्लियर होना चाहिए, क्या आप लोग को सबको क्लियर है? हाँ पूछिए। बेटा आवाज नहीं है, थोड़ा सा तेज बोलो, जैसे तुमने उस दिन डांटा था ना उन लोग को, वैसे बोलो। हाँ हाँ हाँ। बेटा बिल्डर, सुन, सीधी सी बात मैं तुझे बताऊं, सबको सैलरी एब्सोल्युटली क्लियर है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो सैलरी, पार्टनर वाले केस में रिलेशन नहीं है इसलिए पीजीबीपी, एमपी एमएलए वाले केस में रिलेशनशिप नहीं है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, इसीलिए अदर सोर्सेस। हाँ या ना? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एक घर है, इस घर को अगर मैंने किराए पे दिया तो हाउस प्रॉपर्टी, इस घर को अगर मैंने बेच दिया तो कैपिटल गेन। इस घर को मैंने बेच दिया लेकिन मैं बिल्डर हूं, मेरा काम ही है बेटा बेचना, तो पीजीबीपी। अभी समीक्षा ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका मैं आंसर करता हूँ। समीक्षा बेटा, अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड, अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड बेचता हूँ ना तो क्या होगा? पीजीबीपी। एक एग्जांपल से समझेंगे स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा, वैसे तो आपको क्लियर होना चाहिए, लेकिन मेरे को आप लोगों पे भरोसा उस दिन उठ गया था जब आपने हाउस प्रॉपर्टी गलत बताया था मुझे, है ना? तो इसलिए एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक बिल्डर है, ऐसे ही दिखता है बिल्डर, एक बिल्डर है बेटा, इसने 100 प्लॉट्स बनाए, मतलब इसने एक एरिया को डेवलप करा, वहां पर इसने 100 प्लॉट्स काट दिए। इसने बेटा एक और प्रोजेक्ट, इसका ये प्रोजेक्ट नंबर 1 था, इसका एक और प्रोजेक्ट है जहां पर इसने एक मल्टी बनाई। मल्टी समझते हैं सब लोग?
एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई, मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जिसके अंदर इसने 1000 फ्लैट बनाए। कितने? बेटा छोटा मोटा बिल्डर नहीं है, बड़ा बिल्डर है ना? अपन होते तो यहाँ नहीं होते थे, इतने बड़े बिल्डर होते तो यहाँ थोड़ी होते। फिर P3 मतलब क्या? प्रोजेक्ट नंबर 3। आपको पता है बिल्डर का एक प्रोजेक्ट थोड़ी होता है, कई प्रोजेक्ट होते हैं, हजारों तो नहीं होते हैं। प्रोजेक्ट है, कोई हलवा नहीं है। तो बेटा प्रोजेक्ट बिल्डर्स के कई प्रोजेक्ट होते हैं, 8 10 20, मतलब कितने भी हो सकते हैं, है ना? अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बिल्डर की मैं बात कर रहा हूँ। बेटा ये प्रोजेक्ट नंबर 3 है, यहाँ पर मैंने बंगलोज बनाए। पता है कितने? 30। आपको पता है बंगलोज ज्यादा बिकते होंगे या फ्लैट्स ज्यादा बिकते होंगे? अमीरों की संख्या ज्यादा है या गरीबों की संख्या ज्यादा है? तो बेटा ज्यादा क्या बिकेंगे? समझ रहे? ज्यादा वो चीज बिकेगी जिसकी कॉस्ट कम है। फ्लैट सस्ता होता है या बंगलो सस्ते होते हैं? ध्यान रखना, फ्लैट मुंबई में और बंगलो भोपाल में, तो फ्लैट महंगा है, ध्यान रखना। जगह पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग। लेकिन अगर अपन एक नॉर्मल बात करेंगे, एक लेमन वाली बात करेंगे, तो बेटा फ्लैट क्या होता है? सस्ता होता है, हाँ या ना? तो बेटा मेरे कितने प्रोजेक्ट थे टोटल? 3 प्रोजेक्ट। पहले प्रोजेक्ट के अंदर 100 प्लॉट्स आते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर 1000 फ्लैट्स आते हैं, और तीसरे प्रोजेक्ट के अंदर 30 बंगलोस आते हैं। सबको मेरी इतनी बात क्लियर है? बेटा ये सब प्रॉपर्टी तो किसके पास है? मास बिल्डर के पास। किसके पास है? लेकिन बेटा मास बिल्डर का एक अपना घर भी है जिसमें वो रहता है। एक सेकेंड, मास बिल्डर का एक अपना खुद का घर है जिसमें वो रिसाइड करता है। आप मुझे बताओ स्टॉक कौन सा वाला है? स्टॉक मतलब जो बेचने के लिए है। स्टॉक मतलब क्या होता है? जिस चीज को मैंने बेचने के लिए बनाया है, जिस चीज को मैंने बेचने के लिए रखा हुआ है। आप मुझे बताओ ये वाला घर बेचने के लिए है या नहीं? तो क्या ये स्टॉक है? नहीं है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, सोच समझ के आंसर करिएगा बेटा। ये तो बिक नहीं रहे थे तो मैंने सोचा यही बेच दूं, कैपिटल गेन होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा भले ही मैं बिल्डर हूं, दैट डजंट मीन कि हमेशा कैपिटल गेन या हमेशा पीडीवीपी होगा। अगर स्टॉक इन ट्रेड बेचूंगा तो पीडीवीपी, और अगर मैं नॉर्मल एसेट बेचूंगा तो कैपिटल गेन। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? समीक्षा आपका क्वेश्चन क्लियर है? बेटा जिस चीज को मैंने बेचने के लिए बनाया वो बेचूंगा तो पीडीवीपी, और जो मैं खुद के रहने के लिए बनाई थी अगर वो बेचूंगा तो दैट विल बी माय कैपिटल गेन। क्लियर है आप लोग को? मेरे को बताओ, अभी जितनी बात मैंने बताई सबको क्लियर है? तो बेटा एक बिल्डर है जिसके पास हजारों घर है, उसने हजारों घर बेचे तो क्या? पीडीवीपी। लेकिन बेटा उसके पास 5 घर सेल्फ रेसिडेंस के लिए हैं। 5 घर सेल्फ रेसिडेंस, वो उसका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, ध्यान रखना। और स्टॉक इन ट्रेड नहीं है तो पीडीवीपी लगेगा या कैपिटल गेन लगेगा? कैपिटल गेन लगेगा। एक और चीज बताऊं मैं आपको, बेटा मैंने ये भी किराए पे दे दिया सब कुछ, प्लॉट भी किराए पे दे मारे, प्लॉट भी किराए पे दे मारे, और ये वाला जो खुद का घर है ना, इतनी गरीबी आ गई थी खुद का घर भी किराए पे दे दिया। अब बताओ, अब बताओ। हाउस प्रॉपर्टी, मैंने आपको कल ही बताया था बेटा, हाउस प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हेड है, हाँ या ना? तो और हाउस प्रॉपर्टी में बेनिफिट ज्यादा है, आपको भी फायदा पता है कहां पर लेने में? हाउस प्रॉपर्टी। तो आप कहां पर लोगे? ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी में लेने के लिए लोगों ने, जिनने हाउस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा उनको समझ नहीं आएगा, लेकिन जिनने पढ़ा है उनको एक ही बार में समझ आना चाहिए। आप ओनर है क्या? हाँ। मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप ओनर है और वो चीज हाउस प्रॉपर्टी है जो अपनी आंखों को हाउस प्रॉपर्टी लगे, हाँ या ना? अगर आप ओनर है और वो हाउस प्रॉपर्टी है और आपने उसको रेंट पे दिया, तो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ये सो नो? हाँ या ना? तो बेटा अभी जो किसने पूछा था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन किसने, अच्छा मैंने पूछा था और आप लोगों ने आंसर करा था। एक सेकेंड, हाँ मैंने पूछा था, आप लोगों ने आंसर करा था। वापस से मेरा क्वेश्चन है, मैंने अपनी स्टॉक इन ट्रेड को भी रेंट पे दे दिया और मैंने अपने खुद के घर को भी रेंट पे दे दिया, तो बेटा दोनों ही इनकम कहाँ जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि दोनों का ओनर अल्टीमेटली क्या मैं ही हूँ, और क्या दोनों दोनों हाउस प्रॉपर्टी ही है, और क्या दोनों से किराया ही आ रहा है? तो बेटा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वहां तो कंडीशन 2 थी, हमने तो 3 कर दी। तो टैक्सेबल कहाँ होगा? इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। आई एम क्लियर अबाउट इट। तो भी हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि बेटा चार्जिंग सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी का ज्यादा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि उसने स्पेसिफिक दो कंडीशन बोली और आपने वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करी, तो स्पेसिफिक के पास जाना ज्यादा बड़ी चीज होती है। ये सो नो? अरे हाँ या ना? बेटा स्पेसिफिक हेड कौन सी है? हाउस प्रॉपर्टी। तो आप किसके पास जाओगे? हाउस प्रॉपर्टी के पास। सबको क्लियर है मेरी बात? सबको क्लियर है? एक घर है, अगर मैंने उसको किराए पे दिया तो कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। उस घर को बेच दिया तो कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन। अगर मैं बिल्डर हूं तो कहाँ जाएगा? पीडीवीपी। सबको क्लियर है? तो टोटल कितनी हेड डिस्कस कर चुके हैं अपन? 3 हेड्स। यस और नो? अब कौन सी हेड बच गई? कैपिटल गेन और आईएफओएस। कैपिटल गेन तो हो ही चुकी है बेटा, पीडीवीपी बची है। पीडीवीपी नहीं। चलिए एक और हेड कौन सी होती है? पीजीवीपी। बेटा अगर मेरा बिजनेस है या फिर मेरा प्रोफेशन है, उससे मैंने जो भी पैसा कमाया, 8 होगा पीजीवीपी। सबको क्लियर है मेरी बात? तो मुझे बताओ, सामने बल्लू टी स्टोर के सामने मैंने अपनी चाय की दुकान लगा दी बेटा, और खूब पैसा कमा रहा हूँ, मतलब बल्लू के बराबर तो कभी नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन खूब कमा रहा हूँ फिर भी। तो मुझे बताओ कितना टैक्स, मतलब कितना नहीं, कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीवीपी के अंदर। ये सो नो? ध्यान रखना, अपनी इसलिए उड़ाता हूँ ताकि आपको याद रहे। पीजीवीपी के अंदर। ये सो नो? तो बेटा अगर मैंने चाय की दुकान लगाई, मतलब बिजनेस करा, क्या करा? बिजनेस। बिजनेस करके मैंने पैसा कमाया, कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीवीपी। ये सो नो? अच्छा बिजनेस करा, लेकिन बाद में मैं एक सीए बन गया, अब बताओ चाय बेचूंगा या अब तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस करूंगा? प्रैक्टिस करूंगा, हाँ या ना? नौकरी वोकरी अपन को करनी नहीं है, अपन क्या करेंगे? प्रोफेशनल प्रैक्टिस। मुझे बताओ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उससे पैसा कमाया, पीजीबीपी। सबको क्लियर है? अच्छा पीजीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है क्या? प्रॉफिट इन गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट इन गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सबको क्लियर है इतना? चलो दो केसेस पूछता हूँ, मेरे को अगर आपने वो बता दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको सब क्लियर है। मेरे को लगता नहीं है आप बता पाओ। मेरे को लगता नहीं है बेटा, सीरियसली 0.00% चांसेस लग रहे हैं मेरे को। अच्छा 0.00%, 0% ही लिख देता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक सीए है, एक सीएस है, या फिर एक सीएमए। सीएमए की बात नहीं करेंगे बेटा, अपन को ज्यादा पता नहीं है, मतलब ये नहीं पता वो प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं? चलो ठीक। अरे यार, एक सीए है, एक सीएस है, एक सीएमए है, या फिर एक एडवोकेट। अरे ले यार डॉक्टर। और बता। आर्किटेक्ट। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? प्रोफेशनल्स होते हैं, हाँ या ना? बेटा इन सभी के पास पता है दो ऑप्शन रहते हैं फ्यूचर में, करियर में। क्या ऑप्शन रहते हैं, किसी को पता है? ये पता है मतलब, है ना? बाकी कुछ नहीं पता, ये पता है। पैसे कमाने की पूरी लाइनें पती हैं, जॉब और प्रैक्टिस। दो ऑप्शन रहते हैं, दो ही रहते हैं क्या? बेटा इन दो के अलावा तीसरा ऑप्शन भी होता है, बिजनेस। क्या होता है? अब आप सोचोगे कोई सीएस क्यों बिजनेस करेगा, कोई सीए क्यों बिजनेस करेगा? बेटा इसलिए करेंगे क्योंकि मार्केट से ज्यादा नॉलेज है उनको, और जिसको ज्यादा नॉलेज है वही तो आगे रहेगा ना। आपको पता है ज्यादातर जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, उनके पीछे सीए सीएस वगैरह, मतलब प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि बेटा हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वगैरह पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह पढ़ते हैं, तो हमको क्या लोग नॉर्मल एक पर्सन से ज्यादा पता है। देखिए कभी कभी एक नॉर्मल पर्सन को भी हमसे ज्यादा पता हो सकता है, लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं, जैसे कि अंबानी जी। अपन से तो ज्यादा ही पता होगा कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। हाँ या ना?
लेकिन बेटा एक नॉर्मल आप पूरे मार्केट में घूमोगे तो आप ज्यादा अकलमंद निकलोगे, यस और नो? तो बेटा अगर आपने बिजनेस करा तो ज्यादा सक्सेस के चांस है, यस और नो? अब देखिए एपीटी, एपीटी इज अ कोचिंग क्लास, हाँ या ना? एपीटी सक्सेसफुल बिकॉज देयर इज प्रोफेशंस, यहाँ पर अकलमंद लोग हैं इसके पीछे, हाँ या ना? जिनको मार्केट से ज्यादा पता है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा किसी भी, आप किसी भी फील्ड में जाओगे, ध्यान रखना आप जॉब करके करोड़ों कमा सकते हो अगर आप में टैलेंट है, प्रैक्टिस में आप करोड़ों कमा सकते हो अगर आप में टैलेंट है, ध्यान रखना बिजनेस से आप अरबों कमा सकते हो, करोड़ों नहीं, कितने अरबों कमा सकते हो अगर आपके पास क्या है, टैलेंट। अरबों मतलब समझते ना, करोड़ नहीं, 100 करोड़। अच्छा बिजनेस फ्लॉप भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा आपके पास एक ऑप्शन तो होता है जॉब का, दूसरा ऑप्शन क्या होता है प्रैक्टिस का, तीसरा ऑप्शन क्या होता है बिजनेस। और बेटा आपको पता है राकेश झुनझुनवाला, सुना है नाम? राकेश झुनझुनवाला इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, क्या है? अच्छा ऐसा नहीं है वो सीए बनने के बाद अमीर हुआ, बेटा वो पहले से इतना अमीर था लेकिन उसने सीए करा क्योंकि उसको अपने फैमिली के बिजनेस को आगे ले जाना था, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? बेटा कुमार मंगलम बिरला ये भी क्या है, सीए, समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा इन लोगों को ये सीए सीएस करने की जरूरत थी क्या? क्या पैसा कमाने के लिए बने ये लोग? पैसा कमाने के लिए सीए सीएस नहीं बने ये लोग, नॉलेज गेन करने के लिए सीए सीएस बने, एग्री करेंगे मेरी बात से, यस और नो? अपना नाम बाद में आएगा यार, अभी थोड़ा टाइम। बेटा मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको आप हल्के में लेते हो, बिजनेस, और बेटा सबसे बड़ा ऑप्शन ही वो है, सबसे बड़ा ऑप्शन ही वो है क्योंकि यहाँ पर आप करोड़ों कमा सकते हो, अरबों नहीं कमा सकते। यहाँ पर आप करोड़ों कमा सकते हो, अरबों नहीं कमा सकते, अरबों कहाँ कमा सकते हो, बिजनेस में, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? लेकिन बेटा फिर भी, अच्छा चलो ठीक है, अब जब बात गई है तो दूर तक ही जाएगी, बताओ अगर मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूँ, कमा करोड़ रहा हूँ, सैलरी कौन सी हेड, सैलरी, यस और नो? अच्छा बेटा मैंने सीए बनने के बाद मुझे लगा स्कोप स्कोप नहीं है, चाय की दुकान खोली, टी स्टॉल, कहां पर जाएगी इनकम, पीजी पीपी, क्योंकि मैंने सुना था मेरे सर ने बताया था बिजनेस में करोड़ों नहीं अरबों कमा सकते, तो मैंने क्या खोली, चाय की दुकान, कौन सी हेड के अंदर, पीजी बीपी, सबको क्लियर है? अच्छा बेटा अगर मैंने प्रैक्टिस करी तब भी क्या हो जाएगा, पीजी बीपी, क्योंकि बेटा पीजी बीपी के अंदर दोनों चीज आती है, बिजनेस तो आता ही आता है, साथ में क्या आता है, प्रोफेशनल, हाँ या ना? तो बेटा वही सीए वही सीएस वही डॉक्टर वही एलएलबी, अगर वो किसी के अंदर जॉब कर रहा है तो सैलरी, अगर वो खुद का काम कर रहा है तो पीजीबीपी, और बेटा अगर वो खुद का काम छोड़ के कुछ और काम कर रहा है तो भी पीजीबीपी, सबको क्लियर है मेरी बात? सपोज बेटा एक सीए है, मेरे को लगा सीए बन के कोई स्कोप स्कोप नहीं है, बाबा बन गया, क्या बन गया, बाबा बन गया। अब बताओ बाबा, मेरा चार्ज है 100 रुपए, एंट्रेंस चार्ज कितना है, 100 रुपए का क्या है एंट्रेंस चार्ज, बेटा बाबा भले बन गया, बिजनेस है मेरा, हो क्या है, बिजनेस, समझ रहे हैं आप लोग? तो बताओ कहाँ टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी के अंदर, क्लियर है आप लोग को मेरी बात, सबको क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलो अब ये वाली बात भी गई है तो अब लंबी जाएगी, गुफा मंदिर, सुना है नाम, गुफा मंदिर क्या है, कौन सा है, गुफा मंदिर? तो बेटा गुफा मंदिर वहां पर कहाँ है, देखा है आप लोगों ने, लाल घाट, जी हाँ, तो तेरे घर की तो अच्छी खासी कीमत होगी, तो बेटा वो घर की कीमत क्यों है ज्यादा, बेटा घर की कीमत क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो किस एरिया में आ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, आप समझ रहे हैं क्या? ध्यान रखना बेटा, उस एरिया की कीमत नहीं है, उस एरिया की कीमत क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो अच्छी जगह पे आ रहा है, अच्छा मंदिर है वहां पर, समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? बेटा ये जो मंदिर वगैरह होते हैं, जो मस्जिद वगैरह होती है, जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, कॉलेजेस वगैरह होते हैं ना, इन लोगों को भी इनकम मिलती है इन दी फॉर्म ऑफ डोनेशन, चंदा, हाँ या ना? अरे ये सुनो,
बेटा ये जो इनको चंदा मिलता है ना, ये चंदा इनको एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन एग्जेम्प्ट हर किसी को नहीं होता। 12AA में बड़े बड़े से कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब है 12AA से। क्या मतलब है? अगर कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई स्कूल, कोई कॉलेज 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है तो इसकी इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट। तो मुझे बताओ, हर मंदिर यही चाहते होंगे कि उनको 12AA के एग्जेम्पशन मिले, लेकिन हर किसी को मिलता होगा या खास लोगों को मिलता होगा? खास लोगों को। तो बेटा यहाँ पर खास लोगों का मतलब होता है कुछ कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी होती है, जैसे कि बेटा स्कूल के केस में उनको कुछ जो होते हैं ना, गरीब बच्चे होते हैं बेटा, उनके लिए कुछ सीट्स देनी होती है। आप समझ रहे हैं मेरी? ऐसे बेटा मंदिर में ऐसा रहता है कि मंदिर है तो आप मिस्टर मास को अंदर आने से नहीं रोक सकते। समझ रहे हैं आप? भले ही मंदिर है, लेकिन आप किसको नहीं रोक सकते? किसी को भी बेटा। ना कास्ट देखी जाएगी यहाँ पर, ना कलर देखा जाएगा। काले मिस्टर मास काले हैं तो ऐसा नहीं आप रोक लेंगे, या फिर गोरे हैं तो ऐसा नहीं आप रोक लेंगे, कुछ नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? ना कास्ट देखी जाएगी, ना क्या देखा जाएगा? कलर। बेटा यहाँ पर रिलीजन भी नहीं देखा जाएगा। अगर कोई मंदिर किसी स्पेसिफिक कास्ट कलर कम्युनिटी को अगर रोक रहा है तो ध्यान रखना उसको क्या नहीं मिलेगा? 12AA का बेनिफिट। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा 12AA का बेनिफिट हर किसी को नहीं मिलता, उन लोगों को मिलता है जो 12AA की कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे। और कंडीशन में मैंने आपको एक कंडीशन बता दी, ऐसी कई कंडीशन है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को रोक नहीं सकते। समझ रहे हैं आप लोग? आप बेटा ये नहीं कह सकते कि यार मैं ऊंची उसका हूँ और इस मंदिर में सब ऊंचे वाले आएंगे। बेटा ऊंचे वाले आएंगे तो डोनेशन पे टैक्स देना फिर। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर है आप लोग को? समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। ऐसी बेटा कॉलेजेस वगैरह अपन का खूब लूटते हैं। ये सर नो, ध्यान रखना बेटा, कॉलेजेस वगैरह अपन को तो लूटते ही लूटते हैं, 12AA में भी रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट को भी लूटते हैं। किसमें रजिस्टर्ड होते हैं? सेक्शन 12AA। क्योंकि बेटा वो क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको पता है ना, गवर्नमेंट इनकरेज करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है नए स्कूल, नए हॉस्पिटल्स वगैरह खुले, हाँ या ना? तो गवर्नमेंट बेटा उन लोगों को 12AA का रजिस्ट्रेशन देती है कि आप खोलिए, आप पढ़ाइए बच्चों को फ्री में, जितना आप पढ़ाओगे उतना ही तो इंडिया बढ़ेगा। पढ़ेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया। सुना है आपने? ये सो नो। तो बेटा ये हमको ही नहीं लूटते हैं, इनका काम ही है लूटना, एक्सपर्ट है ये लोग। ये किसको भी लूटते हैं? गवर्नमेंट। सबको क्लियर है मेरी बात? ध्यान रखना, हमसे भी फीस लेते हैं और गवर्नमेंट से हमसे फीस लेते हैं। फीस भी कम नहीं लेते हैं, अच्छी खासी लेते हैं, हाँ या ना? दूसरों से चंदा भी लेते हैं, उनको भी लूटते हैं, और किसको लूटते हैं साथ में? गवर्नमेंट को, उसको टैक्स भी नहीं देते हैं। अच्छा बिजनेस है, बिल्कुल, है ना? तो एक काम कर, सीएस बन जा, फिर अपन स्कूल खोलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो गुफा मंदिर है, इस गुफा मंदिर के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है भोपाल में। कितने की? हजारों करोड़ की। मेरा क्लाइंट था, मेरे को पता है। इस गुफा मंदिर में कितने की प्रॉपर्टी है? हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। मतलब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो कम थी, लेकिन गुफा मंदिर वहां पर है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू एकदम से क्या हो गई? बहुत बढ़ गई। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? हजारों करोड़ रुपए की। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो रेंट पे होंगी, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? अच्छा चलो, रेंट वाला तो सबको क्लियर ही है, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, हाँ या ना? बेटा उसको जो डोनेशन मिला, सपोज अपन ऐसे ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, जिसको किसका बेनिफिट मिला हुआ है? सेक्शन 12AA। 12AA बेटा एक बड़ा सेक्शन है जिसका बेनिफिट इजीली नहीं मिलता, लेना हर कोई चाहता है लेकिन हर किसी को नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं क्यों? बेटा गवर्नमेंट को चूना लगाया जा रहा है 12AA में, तो गवर्नमेंट सबको लगाने देगी या खास लोगों को ही लगाने देगी? जब गवर्नमेंट की मजबूरी होती है ना, तो ही 12AA देती है। समझ रहे हो आप लोग, हाँ या ना? इसकी कंडीशंस खतरनाक है। बेटा ज्यादातर स्कूल 12AA में तो नहीं होते, इसका एक छोटा सेक्शन है 1023C। मतलब 12AA बड़ा सेक्शन है, इसमें भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, इसमें तो नहीं मिलता, ज्यादातर तो इसमें मिल जाता है। इसमें 1 करोड़ तक की इनकम एग्जिम्प्ट रहती है। बेटा 1 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। समझ रहे हैं आप लोग? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपन एक ऐसे ट्रस्ट की बात कर रहे हैं जो कि कहां पर रजिस्टर्ड है। आज अपन बात करने आए, पढ़ने वढ़ने बिल्कुल नहीं है, पढ़ने की बात नहीं करेगा कोई। आज अपन किसकी बात कर रहे हैं? 12AA की ट्रस्ट की बात, हाँ या ना?
मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस ट्रस्ट को जो डोनेशन मिला, क्योंकि ये 12AA में रजिस्टर्ड है, वो डोनेशन तो एग्जेम्प्ट है, ये तो आपने मुझे बताया अभी। हाँ क्या ना? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, हेड बताओ, हेड क्या हाउस प्रॉपर्टी, क्या सैलरी, क्या पीजीबीपी, क्या चंदा लेना मेरा बिजनेस है? नहीं, मेरा बिजनेस है लेकिन नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? कैपिटल गेन नहीं, तो बचा क्या? नहीं नहीं, प्रॉफिट पे नहीं है, अदर सोर्सेज। क्लियर है आपको? कुछ लॉजिकल बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे लॉजिकल फ्लो में बात कर रहा हूँ, सबको बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ मैं आज आपके साथ। सबको क्लियर है मेरी बात? सबको क्लियर है? अच्छा, किसी ने नहीं बोला था क्या? यस बोला था। तो बेटा ये जो डोनेशन वगैरह इनको मिलता है, ये कौन सी हेड में जाता होगा? वैसे तो ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी तो बताना पड़ता है ना कि ये एग्जेम्प्ट है ना? तो बेटा एग्जेम्प्ट बताने मतलब इसमें टैक्स नहीं लगेगा, आई एग्री, लेकिन बेटा आपको बताना पड़ेगा कि ये तो मुझे मिला था, ये इनकम थी मेरी। कौन सी हेड के अंदर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। सबको क्लियर है मेरी बात? सबको क्लियर है? अच्छा, कौन कौन सी हेड अपनी डिस्कस हो चुकी है? पांचों नहीं हुई बेटा, आप किसी हेड का नाम दिया जाता है ना, आप समझ लेते हो गया उसका डिस्कशन। सैलरी, सैलरी सबको क्लियर है? सैलरी में दो स्पेशल केस, पार्टनर वाला और एमपी एमएलए वाला। हाँ या ना? हाउस प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? यस और नो? सबको क्लियर है क्या? पीजीबीपी सबको क्लियर है? चाय की दुकान खोली तो पीजीबीपी, प्रैक्टिस करी तो, एक डॉक्टर ने जाके जॉब करी तो सैलरी। हाँ, एम्प्लॉयमेंट का तो कोई सा हेड ही नहीं था, सैलरी था, है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी। अपना घर बेच दिया, बिल्डर ने अपना खुद का घर बेच दिया, बिल्डर ने खुद का घर बेच दिया। अभी बोल रहे थे क्लियर है? बिल्डर ने खुद का घर बेच दिया, कैपिटल गेन या पीजीबीपी? नहीं, खुद का मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड घर, सेल्फ रेसिडेंट वाला, मतलब जो बेचने के लिए नहीं था। कैपिटल गेन, हाँ या ना? अच्छा, बिल्डर के पास एक और घर था खुद का ही, सेल्फ रेसिडेंस के लिए, वो वाला भी बेच दिया। एक बार लग चुका है कि बार बार कैपिटल गेन ही करते रहोगे? अच्छा, मेरे पास 1000 घर भी है, अंबानी के पास हो सकता है हो, लेकिन अंबानी क्या बिल्डर है? नहीं, अंबानी इज नॉट अ बिल्डर, है ना, अंबानी बिल्डर नहीं हो सकता है, अंबानी के पास 1000 घर हो, बेटा वो घर बेचेगा तो कहाँ जाएगा कैपिटल गेन, क्योंकि ही इज नॉट अ बिल्डर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो घर, घर कितने भी हो, फ्लैट्स कितने भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? इंटेंशन से, मेरी बेचने की उसकी इंटेंशन थी क्या, मैं उसका बिजनेस कर रहा था। आप बताओ, घर बेचने का बिजनेस कौन करता है? बिल्डर। यस और नो? अरे हाँ या ना? चलो अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप लोग तैयार है पक्का? मैं बता रहा हूँ बेटा, क्लास में एक भी बच्चे ने अगर सही आंसर दे दिया तो मैं बाद में बताऊंगा, अगर दे दिया तो क्या। चलो, एक घर है, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बेटा, आज आपका टेस्ट। ये घर है बेटा, ठीक है, एक सेकंड, आप ऐसे नहीं समझोगे, हाउस नंबर 2। बेटा मकान नंबर 2 लिखा है उस पे, मकान नंबर 2, एक सेकंड आप, मकान नंबर 2। अब तो घर है भाई, कैसा भी है यार, है घर, ठीक है। इस घर को आपने किराए से लिया, किसको पता है? एक सेकेंड, आपने किराए से लिया किसको? मिस्टर मास। किसको दिया? एक सेकेंड, आपने रेंट पे लिया। आप मुझे बताओ किस हेड के अंदर इनकम टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होगी पक्का? लॉक कर दूं? बेटा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होगी, ये तो बचकाना क्वेश्चन है। किसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी, माज या ये मकान नंबर 2 का ऑनर? किसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी, माज के हाथ में होगी या ऑनर के हाथ में होगी?
मतलब हाथ ओनर का होगा और हेड हाउस प्रॉपर्टी का होगा, हाँ या ना? यस और नो? बेटा क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट हुआ है, इसको क्वेश्चन समझ लिया आपने, है ना? बेटा मार्ज ने आगे प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी मिसेस मार्ज को, किसको दे दी? सब लोग ध्यान देना मेरी बात, मार्ज ने आगे प्रॉपर्टी किसको रेंट दे दी? मिसेस मार्ज को। यहाँ पर बेटा उसने प्रॉपर्टी दी थी 10,000 रुपए पर मंथ पे, और मिसेस मार्ज को दी थी 2,000 रुपए पर मंथ। समझ रहे हैं ना? क्रोनोलॉजी समझिए। प्रॉपर्टी ली कितने पे थी रेंट पे? 10,000। दी कितने में है? 2,000। हाँ या ना? 2 मिनट के लिए बेटा एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा 12,000 करना पड़ेगा। अब क्लियर है सबको? मेरा आपसे क्वेश्चन है, रेंट पे तो मैंने यहाँ पर भी दिया है। अच्छा नॉर्मली ऐसे पॉसिबल होता नहीं है कि किराएदार किराए पे दे दे, लेकिन समझ रहे हैं मेरी बात? एक सेकंड बेटा, मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल दुनिया में क्या होता है, मकान मालिक जो होता है ना वो किराए पे देता है चीज, हाँ या ना? यस और नो? क्या किराएदार किराए पे दे सकता है चीज? कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में जब उसके रिश्ते बहुत अच्छे होते होंगे तो शायद ऐसा होता होगा, हाँ या ना? तो बेटा अपन वैसे ही वाले केस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल वाले केस की बात, जब किराए पे मुझे प्रॉपर्टी कितने पे मिली है? 10,000 रुपए पर मंथ, और मैंने प्रॉपर्टी कितने पे किराए पे दे दी? 12,000 रुपए पर मंथ। ये जो पहला वाला ट्रांजेक्शन है जो रेड कलर से मार्क है, सुनो इधर मेरी बात बेटा, ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ना, ये वाला ट्रांजेक्शन, ये कौन सी हेड के अंदर जाएगा आप मुझे बताओ? टैक्सेबल किसके हाथ में होगा? ऑनर के हाथ में, और हेड कौन सी होगी? हाउस प्रॉपर्टी। यस और नो? मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये वाला ट्रांजेक्शन, अरे यार मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये वाला ट्रांजेक्शन किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? पहली चीज, मिस्टर मास के हाथ में टैक्सेबल होगा, यस और नो? तो टैक्सेबल तो किसके हाथ में होगा? मिस्टर मास। मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन, कौन सी हेड के अंदर, कौन सी हेड? देखा, एक भी नहीं बता पाया, अदर सोर्स एक भी नहीं बता पाया, हाँ या ना? बोला था कोई नहीं बता पाएगा। इधर इधर मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आपने इसलिए बता दिया क्योंकि जब मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था उसी टाइम पे मैंने ये चीज बता दी थी आपको। समझ रहे हैं आप लोग? बेटा रिपीट कर रहा हूं, ये मत समझो तुमने बता दिया। और दूसरी चीज, जब मैंने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था और आज भी मैंने आपको कंडीशन बताई कि मैं क्या होना चाहिए? ओनर, और क्या मिलना चाहिए? किराया। तो कहाँ जाता है? हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर बेटा मैं ओनर हूं या मैं तो खुद ही किराएदार हूँ? तो किराएदार ने अगर प्रॉपर्टी आगे किराए पे दे दी, बेटा नॉर्मली ऐसा नहीं होता लेकिन कभी कभी हो सकता है, तो अगर किराएदार ने प्रॉपर्टी आगे किराए पे दे दी, हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं जाएगा। रीजन, क्योंकि आई एम नॉट दी ओनर। चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 22 बोलता था कि आप क्या होना चाहिए? ओनर। और बेटा यहाँ पर मैं क्या नहीं हूँ? ओनर। तो हाउस प्रॉपर्टी ने तो लात मार दी, यस और नो? बचा कैपिटल गेन। अब बताओ, इसका तो मैं मालिक नहीं हूं तो इसको बेचूंगा तो वैसे भी नहीं, और मैंने तो क्या दी है? किराए पे। तो कैपिटल गेन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता यार। अच्छा सैलरी तो घर को मिल भी नहीं सकती, आया ना? बचा क्या? पीजीबीपी और अदर सोर्सेस। मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाई नॉट पीजीबीपी? मेरा बिजनेस थोड़ी है यार, ये मेरा बिजनेस थोड़ी है कि मैं आपसे किराए पे हूं और आगे किराए पे दे दूं। बेटा आई एम नॉट ओयो। समझ रहे हैं मेरी बात? ओयो दो टाइप से बिजनेस, ओयो एक मॉडल है बिजनेस करने का, ठीक है? ओयो एक होटल को एक्वायर करता है, उस होटल को या तो वो किराया खुद पे करता है या फिर वो किराया मतलब मैनेज वो करने लगता है और किराए को शेयर करता है। मतलब दोनों टाइप के उसके पास बिजनेस मॉडल अवेलेबल है। सबको क्लियर है मेरी बात? तो बेटा अगर मैं ऑनर हूं तो हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन अगर मैं ऑनर नहीं हूं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबको क्लियर है मेरी बात? इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।